This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट्स की बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, एक अच्छी ख़बर पिछले महीने मिली कि जी पाकिस्तान की मार्केट को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो 2008 में कराची स्टॉक एक्सचेंज था उसको MSCI एमर्जिंग मार्केट से हटा दिया गया था। आपको याद होगा कि 2008 में मार्केट में फ्लोर लगा था 110 दिन के लिए, और ये भी कहा जा रहा था कि जी एक डम्ब रेगुलेटर है जिसने ये फ्लोर लगाया। अब अल्लाह जानता है, मैं नहीं कह रहा, ये वो ख़बरें थी जो हम सुन रहे थे लोगों से, और इसकी वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज को MSCI एमर्जिंग मार्केट्स के इंडेक्स से बाहर निकाल के फ्रंटियर मार्केट के इंडेक्स में ला लिया गया। अब जब मैं लोगों से बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि यार इससे क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तब दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक तो ये कहता है कि जी फ्रंटियर मार्केट इज़ गुड, इसलिए कि फ्रंटियर मार्केट की अगर हम बात करें तो देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वेट उसमें 9% के करीब है, और अगर हम बात करें MSCI एमर्जिंग मार्केट्स का तो उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वेट होगा 0.2%। फिर इन टर्म्स ऑफ अगर वैल्यू फंड्स की बात करते हैं, इसलिए कि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को MSCI एमर्जिंग मार्केट्स में लाना था तो ये खबरें चल रही थी कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट, रेलिवेंट अथॉरिटी जो भी हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं MSCI बोर्ड के साथ और इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स के साथ, ताकि पाकिस्तान को उस चीज़ पे लाया जाए, वही एमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूड कर लिया जाए। और काफ़ी तकद्दो हो रही थी, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी कि जी अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, या अगर हम पहले की बात करें कराची स्टॉक एक्सचेंज, वो इस काबिल हो गया है कि अब उसको एमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूड कर दिया जाए। व्हाट्सएवर जब ख़बरें आई कि जी अब फ्रॉम 1 जुलाई 2017 यानी अगले साल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विल बी द पार्ट ऑफ MSCI जो जनीवा बेस्ड इंडेक्स है एमर्जिंग मार्केट्स की, उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इससे हमने एक पॉजिटिव सिनारियो तो देखा, काफ़ी लोग खुश भी नज़र आ रहे थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जी देखें अगर एमर्जिंग मार्केट्स की बात करेंगे तो उसमें आप अगर इंटरनेशनल फंड्स की बात करें तो अराउंड अगर 100 इंटरनेशनल लार्जेस्ट फंड्स हैं तो उसमें तकरीबन 97 फंड्स को कैटर करता है एमर्जिंग मार्केट। इसका मतलब कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा पूल होगा। अब अगर पूल होगा और उसकी वैल्यू की बात करें तो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, लेकिन बाय लार्ज करिए कि $2 खरब का होगा। अगर $2 खरब का होगा और फिर ये भी कहेगा कि 1.5 खरब का होगा, चलिए जो भी है, अगर 1.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स का है, उसमें अगर पाकिस्तान की हम परसेंटेज की बात करें 0.2% है, तो ये कोई रफली स्पीकिंग जो इनफ्लो की हम बात करें कोई 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स होगा। अब मुख्तलिफ तखमीने लगाए जा रहे हैं व्हाट्सएवर। और अगर हम बात करें, जो हम अक्सर ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो फ्रंटियर मार्केट को सपोर्ट करें, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जो वैल्यू है जब हम फंड्स की बात करें वो कि अराउंड 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स, यानी फंड छोटा है, वैल्यू छोटी है, वैल्यू कम है। अब फिर अगेन एक जो बड़ा एक अहम इशू है वो ये है कि अगर हम बात करें MSCI एमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स की, तो उसमें तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाइना है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये बड़े। और फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान की कि जी MSCI एमर्जिंग मार्केट्स की इंडेक्स में पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा या किस लेवल पे होगा, तो फिर बात की जा रही कि जी वही लेवल होगा जो इजिप्ट का है या फिर चेक रिपब्लिक का है। ये तमाम चीज़ें जिस पे आज हम तफसीली गुफ्तगू इसी वाले से में ज्वाइन किया है ज़फ़र मोती साहब ने। आप साबिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। ज़फ़र प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, यू वेलकम। आप ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अगर एमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में आता है, जो ऑफकोर्स डिसीजन आ गया, तो इज़ इट बेटर या फिर फ्रंटियर मार्केट में ही रहते तो बेटर था? देखिए पहले तो ये वजह देखें कि क्यों हम निकाले गए थे एमर्जिंग मार्केट से। वो उस टाइम 2008 में जो फ्लोर तो लगा था, लेकिन फिर उसके बाद वॉल्यूम्स क्रैश कर गए थे। वॉल्यूम्स जब नहीं हुए तो उनका ये होता है कि कम से कम मिनिमम वॉल्यूम्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए। जो आप डम रेगुलेटर की कर रहे हैं बात, तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने क्रेडिट सप्लाई टू द स्मॉल इन्वेस्टर्स बंद कर दी थी, तो उनका जो ट्रेड या स्पेकुलेशन जो एलिमेंट था
कैपिटल मार्केट का, वो ख़त्म हो गया था। जब वो ख़त्म हुआ, वॉल्यूम्स डाउन हुए, तो इन्होंने हमें इमर्जिंग मार्केट से निकाल कर फ्रंटियर मार्केट में कर दिया। अच्छा, फ्रंटियर मार्केट में भी हमें कुछ बेहतरी इसलिए भी मिली कि हम उसमें फ्रंट रनर थे, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, फ्रंटियर मार्केट्स के अंदर जो इंडेक्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो पर्टिकुलर से फ्रंटियर मार्केट्स में ही काम करते हैं, तो उसका चंक हमें मिल रहा था। लेकिन अब जब वॉल्यूम्स बढ़े, और वॉल्यूम्स बढ़ाने में जो काम है मेन, वो रेगुलेटर का नहीं था, वो ब्रोकरेज हाउसेस का था कि उन्होंने मोटिवेट किया इन्वेस्टर्स को, फॉरेन फंड्स को, लोकल इन्वेस्टर्स को, हाई एंड इन्वेस्टर्स को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को, काम तो वही करते हैं भाई जी क्या आप रेडी में और कैश में काम करें। क्योंकि शायद दुनिया में, अगर आप कोई दुनिया पूरी में देखें तो रेडी और कैश मार्केट दुनिया में एक ही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बाकी सब में क्रेडिट लाइन होती है। और अगर हम कहीं एक्सप्लोर करेंगे दुनिया, अगर और भी यूनिवर्स, तो वहाँ पर भी कोई मार्केट, मार्स में भी रेडी मार्केट नहीं होगी, उसमें भी क्रेडिट सप्लाई साइड होगी। लेकिन रेगुलेटर्स अपनी जॉब से और अपने डर इनका इतना बढ़ गया कि उन्होंने यूँ समझे कि एक हाईवे को ही बंद कर दिया, और उससे ये हुआ कि आज आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर, स्पेशली कराची स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, कोई 35 ब्रांचें हैं, और 35 ब्रांचों में से आप एक ब्रांच में भी मैनेजर के पास जाकर कहें कि भाई मैं एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ 25 लाख का, और मैं लाया हूँ 15 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए डाल कर मेरा एक पोर्टफोलियो बनवा दीजिए, और उसके जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको ऑब्लाइज भी कर रहा हूँ, टाइमली पेमेंट भी करूंगा, और आपके जो रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए वो मैं दूंगा, एक ब्रांच भी नहीं करेगी। तो ये जो डैमेज था, इसने हमारे वॉल्यूम्स कम कर दिए। अब जब वॉल्यूम्स हुए तो इन्होंने, इमर्जिंग मार्केट्स वालों ने दोबारा हमें इनवाइट किया कि भाई आप हमारे इंडेक्स पे आ जाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इजिप्ट और चेक के लेवल पर हैं, क्योंकि हमारी परसेंटेज इतनी है जितनी इजिप्ट की है, और हालात भी अपने इजिप्ट जैसे ही हैं। जब आप पूल की बात कर रहे थे, तो अभी थोड़े दिन में पाकिस्तान पूरा स्विमिंग पूल बन जाएगा, जैसे ही बारिश होंगी। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कराची स्पेशली बन जाएगा पूरा पूल। तो ये वो पूल नहीं है जो फंड का पूल है, ये तो पाकिस्तान की जो डैमेज कंट्रोल नहीं होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रेक डाउन होगा, उसका मैं पूल की बात कर रहा हूँ। ये जो फंड का पूल आ रहा है, इसमें हमें खातिर ख्वाह परसेंटेज उन फंड मैनेजर्स की आएगी जो रिटर्न्स देख रहे हैं कैपिटल मार्केट के, जो सस्टेनेबल है। लास्ट 10 साल से 24% पे आउट है पर ईयर मिनिमम, और इस दफ़ा भी जो रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं उसका नज़र आ रहा है। हाँ, और अपना इस दफ़ा भी, इस साल भी हमें लग रहा है कि ये हम बरकरार रखेंगे। आई अंडरस्टैंड। अब एक सवाल जो बहुत अहम सवाल है, आप समझते हैं कि वो लोग जो सपोर्टर हैं फ्रंटियर मार्केट के जी, वो डिसअपॉइंटेड होंगे इसलिए कि अब हम इमर्जिंग मार्केट में आ गए हैं। अब देखें सिनारियो तो कुछ इस तरह का है ना कि हम जब देख रहे हैं इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स को देख रहे हैं और वैल्यू देख रहे हैं कि अगर 2.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की वैल्यू है, अगर 0.2% भी है तो भी परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो ज़ाहिर ज़्यादा ही होगा। उसका फ़ौरन हमें अफेक्ट आया, और ये जो आप ऑल टाइम हाई मार्केट देख रहे हो वो MSCI की वजह से है। हाँ, हमें उसके फ़ौरन बाद जो एक मसला आया था कि ब्रिटेन जब एग्जिट हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट बहुत ख़राब हुई। इंटरनेशनल मार्केट ख़राब हुई तो यहाँ की भी मार्केट ख़राब हुई, लेकिन अब उसका भी हमें इफेक्ट नहीं आ रहा। आज आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाइपर मार्केट जारी है। जो डिसअपॉइंट हुए वो इसलिए हुए कि यार परसेंटेज के फ्रंटियर में हम फ्रंट रनर थे, लेकिन मैं कहता हूँ ये जो नए पूल में अगर आ रहे हैं और नीचे लेवल पर भी हैं तो भी हमें 250-300 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की चांसेस और एबिलिटी नज़र आ रही है। एक और सवाल कि आप समझते हैं कि अगर फ्रंटियर मार्केट में होते, देखिए जो व्हाट्सएवर, तो वहाँ पे शायद कंपटीशन सच इतना नहीं होता। यहाँ इमर्जिंग मार्केट में चूँकि बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, वही जैसे हमने बात की कि चाइना के साथ, चाइना की इकोनॉमी देखिए सेकंड लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी इन द वर्ल्ड, 10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की जीडीपी है। फिर आप देखें साउथ अफ्रीका द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका। फिर आप देखें ब्राज़ील की बात करें, इस वक्त ब्राज़ील है ठीक है व्हाट्सएवर, लेकिन ब्रिक्स में उसका नाम है। फिर साउथ कोरिया से तो आप मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए कि साउथ कोरिया जब पूरी दुनिया 2008 में क्राइसिस में थी, साउथ कोरिया में तो कोई क्राइसिस नहीं थे। रिजल्ट्स उनसे कम्पीट कर रहे हैं। खलील आप ये देखो ना कि जो रिजल्ट्स अभी चाइना के रिटर्न क्या है युआन में, आप ब्राज़ील को देखें। हम क्यों बोलते हैं कि सुबह उठते हैं तो हम जापान से मार्केट को देखना शुरू करते हैं कि ऑयल प्राइसेस क्या है, और जापान से हम देखते हैं कि उसका हैंगसेंग पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसका इंडियन मार्केट पर क्या आ रहा है, सेंसेक्स पर क्या, ये देखना पड़ता है, आंखें बंद करके नहीं चलना होता है। तो ये कॉम्पिटिशन हमें कोई इफेक्ट इसलिए नहीं करेगा कि आपके यहाँ, ये भी एक मैं नेगेटिव बता रहा हूँ कि 10-15 साल से आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है। जो पुरानी इंडस्ट्री है और कंज्यूमर बढ़ गया है, कंजम्पशन बढ़ गई है, 21-22 करोड़ लोग कहते हैं सेंसस के अलावा भी 21-22 करोड़ पाकिस्तानी पैदा हो गया, तो उनके लिए कोई नई लकी सीमेंट नहीं बनी है।
उनके लिए कोई नई डीजी खान सीमेंट नहीं बनी, उनको उनसे ही माल लेना है, क्योंकि जब वो बाहर से मंगाते हैं तो प्राइस जो फ्रेट का है वो उतना वो उसको अनकम्पिटेबल कर देता है, यानी वो कॉम्पिटेटिव प्राइस नहीं रहता। तो जो इंडस्ट्रियाँ पुरानी लगी हुई है पाकिस्तान में, वो 15 साल से इंडस्ट्री नहीं लगी, वो पॉपुलेशन बूम जो ये लोग कह रहे हैं कि 2.1 से, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल को भी चेक करें तो उनके घर में भी 5-5 बच्चे हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जिनका काम है। तो ये देखते हुए ये जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनके यहाँ भी 5 से ज़्यादा बच्चे। तो वो जो है आपकी पॉपुलेशन इतनी बूम हो गई है कि इंडस्ट्रियाँ इनकी रिजल्ट हर क्वार्टरली बेहतर से बेहतर हो रहा है। तो हमें ये डर नहीं है कि हमको चाइना से मसला होगा या हमें ब्राज़ील से होगा। साउथ अफ्रीका का क्या रिटर्न है, और आप देखो उधर इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या रिटर्न है, उसकी इकोनॉमी प्रॉब्लम है। इजिप्ट को आप देखें तो इजिप्ट तो अब नजरें बैठाया हुआ है मिडल ईस्ट की तरफ, उसके खुद की तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। साउथ कोरिया की भी अभी ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुई है और मार्केट उनकी बहुत फ्लरिश कर रही है, लेकिन रिटर्न्स देखें, आइसोलेटेड इकोनॉमी है, पैसे की इन एंड आउट नहीं हो सकता। फॉरेन फंड्स जाते हैं तो फिर निकालने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किलात है। यहाँ तो ओपन मार्केट है, जिसको आना है मार्केट में इन्वेस्ट करें, रिटर्न्स लें, और रिटर्न में अभी आपकी डॉलर रुपए की पैरिटी भी स्टेबल है, तो उसका भी फायदा फॉरेन फंड्स को बहुत होता है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अगर कंपनीज की बात करें तो अराउंड 9 कंपनीज क्वालिफाई कर रही हैं, अराउंड 9 कर रही हैं। जो बाकी कंपनियां खलील हमारे यहाँ जो लिस्टेड हुई थी वो 80s में और हुई थी, तो उनके पेड अप कैपिटल बहुत छोटे हैं, उनको तो वो ले ही नहीं सकते। हम तो कई मरतबा ये भी सजेशन दिया है कि KSE जो 100 इंडेक्स है उसमें को भी कम करें, ताकि वो जो कंपनी है जो 80s में जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है वो निकल जाए। देखिए, जब ऑयल प्राइसेस की अप एंड डाउन होती है तो आप हमारी मार्केट को इतना फ्लक्चुएट करते क्यों देखते हैं? क्योंकि ऑयल कंपनियां जो है टॉप हैवी है इंडेक्स में, OGDCL वगैरह। जी बिल्कुल, वो ह्यूज कंपनियां, पूरे मुल्क की कंपनियां, PSO, OGDC, PPL, तो उनका इम्पैक्ट बहुत आता है। तो जब भी ये मैं ऑयल की प्रिडिक्शन करता हूं कि अगले 3 साल तक आप $50 के अराउंड ही देखोगे, तो वो प्रिडिक्शन है सही पड़ रही है। ये गवर्नमेंट भी इस दफ़ा बची इसलिए कि आपको ये ऑयल प्राइसेस के नीचे मिले हैं तो आपको इतनी बचत हो गई, किट्टी में पैसा है। नहीं तो अगर वही $150 मुशर्रफ के टाइम में होता और सबसे ज़्यादा ऑयल देते तो हम बैंकक्रप्ट हो चुके होते। अच्छा, ये बताएं कि अब जब हम बात करते हैं कि जी MSCI एमर्जिंग मार्केट्स में इन टर्म्स ऑफ अगर नंबर ऑफ इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स की बात करें, अगर 97 के करीब है, और टोटल दुनिया में अगर देखें जो बड़ों की बात करूँ अगर 100 है, अब 97 है, तो क्या एक्सेस हमारी इनकी तरफ तमाम की तरफ होगी? एंड डू यू थिंक कि ये जैसे रिटर्न्स की बात करें, चूँकि अब ये आपने जैसे बात की, चाहे हम कॉप्सी की बात करें या फुटसी की बात करें या फिर दुनिया की किसी भी नैस्डैक या एनवाइज किसी भी मार्केट की बात करें, पाकिस्तान की मार्केट कंपैरेटिवली जैसे आपने कहा कि पिछले 10 साल की बात करें ऑन एवरेज 20% से ज़्यादा के रिटर्न हैं, ठीक है ना? तो डू यू थिंक ये जो 97 इंटरनेशनल लार्जेस्ट फंड मैनेजर्स हैं, इनकी नजरें यहाँ पे होंगी? बिल्कुल होंगी यार। अभी ग्लोबलाइजेशन तो देखे ना, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आपके हाथ में कंप्यूटर है, आपका मोबाइल, आपके हाथ में ये जो लॉजिस्टिक्स है इतनी स्पीडीली हो गई है कि लोग अब अमेरिका के अंदर एवरेज 7,000 एयरक्राफ्ट इन एयर होते हैं एट वन गिवन टाइम। तो सोचे अब ये जब इतनी दुनिया फास्ट है तो उनको भी रिटर्न्स देखने नज़र में रखते हैं। ये क्यों आजकल बोल रहे हैं कि कई पॉलिटिकल के फैमिलीज हैं जिनके बच्चे बहुत करप्शन कर रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं कि उनके लैपटॉप पर वो मूव करते हैं पैसे को इन एंड आउट, कभी केमन आइलैंड में जा रहा है, कभी वर्जिन आइलैंड में जा रहा है, इन एंड आउट। अभी ये पनामा लीक्स आप देख लें, जब ये चीज़ें नज़र आ रही है दुनिया में और ये लीकेजेस हो रही हैं और ये नज़र आ रहा है, तो पैसे की मूवमेंट की स्पीड देखें। और वो जो स्पीड है ये जो फंड मैनेजर है उससे फास्ट कोई होता नहीं है। यहाँ के फंड मैनेजर लोकल फंड मैनेजर की तरह नहीं है कि सोचते हैं ना सुबह मीटिंग करेंगे ना फिर चाय पियेंगे ना फिर अखबार एक पढ़ेंगे और फिर भूल जाते हैं, फिर उनको याद आता है कि बच्चों को स्कूल से पिक करना। दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। ये जो फॉरेन फंड्स का है इज़ टू मेक मनी, और उनको जहाँ नज़र आएगा वो आएंगे। राइट। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की बात कर लें कि पिछले माली साल में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी 4.7% की ग्रोथ है, 8 साल की आला तरीन ग्रोथ है, और अगर करंट फिस्कल की बात करें तो इसमें जो टारगेट रखे गए हैं, अगर चलें 5% से ज़्यादा की ग्रोथ रहती है बेस्ड ऑन दैट। सेकेंडली फिर CPEC की हम बहुत बातें करते हैं, इंशाल्लाह दैट विल बी समथिंग विच विल मटेरियलाइज आल्सो। इन एडिशन टू दैट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है।
अब ये चीज़ें ना जिनको ज़ाहिर फॉरेन फंड मैनेजर देखते होंगे, बिल्कुल देखते हैं, और देखते हैं, और एक वाइब्रेंट मार्केट्स को देखते हैं कि उधर कंजम्पशन कितनी है। 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान। तो उनको भी जाहिर है, उनको भी पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ क्या क्या कमा रही हैं, रिटर्न्स इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं। अब आप देखिए अफ्रीका में ये जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो अफ्रीका अभी भी लॉलेस है, उधर आप रोड पर नहीं चल सकते, ठीक है। आप अच्छे से अच्छा कंट्री चले जाए, कीनिया चले जाए, आप नहीं जा सकते। वो जो एरियाज नो गो एरिया है, तो पूरा पूरा नैरोबी नो गो एरिया है। आप यू कैन गो फ्रॉम योर हाउस टू अ कैसीनो और अ होटल, दैट्स नॉट एन इशू, बट यू कैन वॉक देयर। यहाँ पाकिस्तान के अब हालात ऐसे हैं कि अब थोड़े दिन में हमने देखा कि इंटरनल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। अभी आपको ईद का पता चला कि मरी में इतने पंजाबी चले गए थे कि वो फंस गया था पूरा। तो ये इंटरनल टूरिज्म का जो है इफेक्ट, इसका भी तो इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स देखते हैं कि भाई इनकी कमाइयाँ क्या है। अभी आपको ईद की शॉपिंग का 200 बिलियन का आया पूरे पाकिस्तान का, दैट्स समथिंग अमेजिंग। ये आफ्टर हालात बेहतर हो उसके बाद लोगों ने अपने कंजम्पशन बढ़ाई है, नहीं तो कहाँ बढ़ा रहे थे। आप पूरी रमज़ानों में देखते थे कि बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स जो थे वो खाली होते थे। अब इतनी स्पीड हो गई कि कराची जैसे शहर में रात के 1-1:30 बजे तक तो शॉपिंग मॉल्स में रश होता है। अभी जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एमर्जिंग मार्केट की इंडेक्स है, आप क्या समझते हैं कि जब इनसे मीटिंग्स वगैरह हुई, अब खबरें तो हैं कि जी तकरीबन ये 2 साल से 2.5 साल से बातचीत हो रही थी, बोर्ड के साथ मीटिंग हो रही थी, फंड मैनेजर्स के साथ मीटिंग हो रही थी, उनको कन्विंस किया जा रहा था। तो कन्विंस तो जाहिर है मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही कर रही होगी, या इसमें ब्रोकरेज हाउसेस, ब्रोकर्स जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनका भी जाहिर है इंटरेस्ट सभी का होता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन। हमारा जो काम था ना उसने ये निगोशिएट किया है। किसने? जो हम लोग काम कर रहे हैं उसने निगोशिएट किया है, ब्रोकर्स ने। देखिए ना, हमने जब वॉल्यूम्स क्रिएट किए, इन्वेस्टर्स लगाए, अभी भी आपका सीडीसी के जो अकाउंट है वो दुनिया में लोएस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से, दुनिया में, पूरी दुनिया में लोएस्ट है, ठीक है ना, 55,000 है कुछ। तो ये अभी तो हम कोशिशें कर रहे हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं हमारे मैनेजमेंट को कि देखें आप जो ये रोड शो करते हैं ना, ये दुबई में और लंदन में नहीं करें क्योंकि उधर आपको पार्टी मिलती है, ये करना है आपको घोटकी में, सियालकोट में आपको करना है, अच्छी बात की आपने। वो वहाँ नहीं जाते ना क्योंकि वहाँ उनको मजा नहीं आता। And I support it. It's a point. वो वहाँ नहीं जाते, हम लोग ब्रोकर्स वहाँ जाते हैं, उधर से लेकर आते हैं, इन्वेस्टर लेकर आते हैं, उनको समझाते हैं, और उनके पास है डिस्पोजेबल इनकम है उनके पास। आप यकीन करें हमारी तो 4 जनरेशन हो गई स्टॉक्स में। मेरे वालिद के पास जो इन्वेस्टर आते थे वो एक शुगर केन ग्रोवर्स थे। उन्होंने कहा हम ये शुगर लेते हैं और ये सेठ कोई है फरहान शुगर वाला, ये हमसे ये लेकर बहुत कमाता है, चीनी बनाता, तो हमको इसका शेयर दिलाओ। दे अंडरस्टैंड, वो इकोनॉमी समझते हैं। सादकाबाद का आदमी जब कॉटन क्रिएट कर रहा है, कॉटन आपका 9,000 बेल्स आती हैं आपकी, तो जब 9-10 हज़ार मिलियन बेल्स, तो वो जो है वो समझता है इंटरनेशनल मार्केट को। वो उसको आप नहीं कह सकते कि तू 15 सेंट्स में अपना ये दे दे, तो उनको आप आगे प्रमोट करोगे, उनको लाओगे तो इन मार्केट चलेगी। उसके बाद इन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स वालों ने नज़र डाली कि हाँ भाई अब वॉल्यूम्स आ गए। ये बताएं ज़फ़र कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स वालों ने देखा और फिर ज़ाहिर है हमें उसमें इंक्लूड किया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये बताएं कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ये कहता है कि जी पाकिस्तान में रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट एज सच इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम IPO लॉन्च करते हैं तो उस वक्त जो सिनारियो होता है वो तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, शायद इसलिए कि क्विक रिटर्न्स होते हैं। तो जब IPO होता है तो उस वक्त जब ज़ाहिर है उसमें भी ज़्यादा रिटेल ही होते हैं ना, बिल्कुल, तो वो उस वक्त इन टर्म्स ऑफ नंबर ज़्यादा होते हैं, लेकिन वैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की परसेंटेज इतनी कम क्यों है? ये खुद इनके क्या धरा है ना SCCP का। हाँ जी, आप अगर रिटेल क्लाइंट को परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सप्लाई नहीं दोगे और सिर्फ हमें मिले एज अ ब्रोकर, तो वो कैसे करेंगे? जब वो बबल बना था हमने बड़ा समझाया था कि आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, UIN नंबर पर क्लाइंट, आप उसको ब्रेक डाउन कर दो। आप 55 बिलियन 100 आदमियों के बीच में स्प्रेड नहीं रहने दो, आप 55 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस को स्प्रेड आउट कर दो स्मॉल इन्वेस्टर में। यानी आप आओ तो मैं कहूँ भाई तुम्हारे ID कार्ड के ऊपर UNI नंबर के ऊपर तुम्हारा परसेंटेज तुम्हें 50 लाख रुपए का क्रेडिट सप्लाई मिलेगी, ठीक है ना, आपके लिए सफिशिएंट है। आपको नहीं मेरे को तो ज्यादा चाहिए, तो आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, ठीक है। अगर आपसे मैं 25% लेकर 75% क्रेडिट लाइन देता, तो उसकी जगह जब आपको नहीं मुझे 5 करोड़ चाहिए तो आपसे 50%
होता ना, उन्होंने उस पूरे सिस्टम को, जो बदला सिस्टम था, उसको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो रिटेल क्लाइंट्स फिर नहीं आता है। आपको पता है ये जो बदला सिस्टम था, ये चाइना ने भी हमारे से पिक किया था। चाइना की मार्केट है अभी वाइब्रेंट क्यों है, और चाइना में लोग क्यों डरते हैं कि अगर मार्केट उधर की घटेगी तो इतना मिलियंस ऑफ चाइनीज को नुकसान होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पाई स्प्रेड है। यहाँ पाई को स्प्रेड नहीं करने देते। लेकिन इस बदले के खिलाफ कराची स्टॉक एक्सचेंज था उस वक्त, जब मुझे याद पड़ता है बिल्कुल क्लियरली कि वहीं के आपके ब्रोकर्स, बड़े ही रिनाउंड ब्रोकर्स, मुझे खुद मेरे प्रोग्राम में आके कहते थे कि यार मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी जो जड़ है ना वो बेसिकली बदलाई है खुदा की। और मूवमेंट चली थी, मैं तो देख रहा था कि दो स्कूल ऑफ थॉट थे ना, एक तो वो जो सपोर्ट कर रहे थे और मेरे ही प्रोग्राम में आके टेलीफोन लाइन पे हमसे ये कह रहे थे कि जी आप लोगों को एजुकेट करें थ्रू मीडिया कि बदला बेसिकली जड़ है क्रैश का। तो ये तो आप लोगों ने किया ना। वो ब्रोकर्स कहाँ चले गए, वो देखे ना, वो खत्म हो गए। उनको समझ ही नहीं आया कि स्पेकुलेशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैपिटल मार्केट। जब आप ये वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी बुक्स आती हैं, फिल्में आती हैं, जब बिग शॉट जैसी आती हैं, तो वो क्या समझा रहे हैं? वो यही समझा रहे हैं ना कि उनको एक बबल नजर आया, वो बबल को उन्होंने कहा कि सेकंड मॉर्गेज और ये जो हाउसिंग फाइनेंसिंग है बहुत गड़बड़ हो रही है। सीडीओ क्या था? अब यहाँ पर बदले को गिल्टी इसलिए कर रहे थे वो लोग कि वो बदला जो था वो स्प्रेड नहीं था। 55 बिलियन इन द हैंड्स ऑफ 100 पीपल वो हमेशा रिस्क रहेगा। 55 बिलियन इन द हैंड्स ऑफ 5500 पीपल कभी नहीं होता। बदला असल में नहीं था, बदले की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, जैसे यहाँ हम कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनजस्टिफाइड है, तो डिस्ट्रीब्यूशन गलत थी। चलिए अब सिर्फ एक सवाल जी श्योर, ये बताएं कि हम इस वक्त बैठ के 2016 में कह रहे हैं कि जी दोबारा इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहे हैं, दैट विल हेल्प अस। ज़ाहिर है एक बड़ी पाई नज़र आ रही है, काफ़ी इन्फ्लो हम देख रहे हैं। 1994 में भी तो हम इमर्जिंग मार्केट्स में आए थे ना, 1994 से लेकर 2008 तक हम थे इमर्जिंग मार्केट्स में। तो 1994 में हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमें यही मुशर्रफ की क्या नवाज की हुकूमत आई थी और उसने ओपन अप किया था इकोनॉमी को ओपन अप किया था कि भाई बाहर का फंड है ना इधर इन्वेस्ट कर सकता है। फिर प्राइवेटाइजेशन की बातें शुरू हो गई थी, प्राइवेटाइजेशन में बड़े बड़े चंक्स आने था। फिर हमारा पहला पीटीसी ऑफलोड हुआ था, अगर आपको याद हो तो वो पीटीसी जब ऑफलोड हुआ था उसके बाद वो सेकंड ट्रांच देने वाले थे, जिसमें सब ब्रोकर्स बीच में आ गए थे कि नहीं हम इसको अंडर राइट करते, इतने सस्ते में हमें नहीं देना, 35 रुपये में। हम लोगों ने अंडर राइट किया था, सब पूरी स्टॉक एक्सचेंज ने 45 रुपीज़ में, तो बहुत ऊपर तक गया। फिर एतिसलात आया, फिर एतिसलात के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने पैसे नहीं दिया, वो तो सब नज़र आ रहा है। उस टाइम ओपनिंग अप जो हुई ना इकोनॉमी, इसलिए हमको इमर्जिंग मार्केट में लिया। लेकिन फिर जो हुकूमतों ने, यही नवाज शरीफ की हुकूमत ने हबको के साथ जो ज़्यादतियाँ की थी, उसने उनको डीमोटिवेट किया, वो वापस चले गए। एंड सर विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन हम बात करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आने वाले दिनों में हम कितनी बेहतरी दे सकते हैं। इस वक्त अगर हम आज की बात करूँ तो 39,000 के लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया है, जो हिस्टोरिक हाई है। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंक्लूजन इन MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में हुई है। अब इसमें जब हम देखते हैं कि जी ये जो इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स हैं, जो बड़े बड़े लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्या वो इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, या उनका बाय एंड लार्ज स्टैंड ये होता है कि जी इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करनी है तो इससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर हम बड़े पैमाने पे इन्फ्लो देख रहे हैं। असल में बेसिकली इनका मोटिव क्या होता है, नंबर वन थिंग। सेकेंडली, जब पाकिस्तान को उन्होंने एक्सेप्ट किया, दैट इज़ गुड न्यूज़। अब उसमें हम कहते हैं कि जी क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो पाकिस्तान ने वो मीट की। दो बहुत अहम चीज़ें ज़फ़र। सबसे पहली चीज़ कि जो इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स हैं, आप समझते हैं कि ये इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करते हैं या इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं? इंडेक्स इन्वेस्टिंग में ज़्यादा करते हैं। जो इंडिविजुअल स्टॉक वाले हैं वो पर्टिकुलरली वो सेट स्टाइल वाले फंड्स होते हैं, जो इसमें खुद जो फंड मैनेजर है उसका पोर्टफोलियो होता है कि वो इन्वेस्ट करता है। जैसे टेम्पल्टन है, मार्क मोबियस, तो वो जो है अपने पाकिस्तान और वियतनाम पर आज से 10 साल से बुलिश है, तो वो हमेशा एनर्जी का सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। 70% ऑफ हमारा फ्री फ्लोट OGDC जो है वो फॉरेन फंड्स के हाथ में चला गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए जब ऑयल प्राइसेस पे
क्राइसिस आया तो बड़े बड़े फंड जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेते थे वो परेशान हो गए। अभी खबरें आई थी कि बहुत बुलिश था जॉर्ज सोरोस ऑयल में, तो उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ। तो ऑयल रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो ये जो अभी जो दुनिया में जो ये वॉर चल रही है और ऑयल प्राइसेस डाउन है, ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप ट्रिपल डिजिट में ऑयल का अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वॉर जो चल रही है मिडल ईस्ट में, इसके ऊपर लेयर आफ्टर लेयर है। ये दो ग्रुप्स या दो नहीं, इसमें बहुत मल्टी लेयर्ड है, इसमें क्लैंस हैं। अच्छी खबर दे रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, अजमी मुल्कों के लिए। अरबी मुल्कों के लिए तो बहुत बुरी खबर है, अजमी मुल्कों के लिए जिसमें रेसिज्म भी आ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि जो इंपोर्ट करते हैं। बाकी आप ये देखिए कि सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा जितने ये तान वाले हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो ऑयल जिनका मेन था वो परेशान हो गए, उनकी इकोनॉमी बैठ गई। वेनेजुएला जैसा मुल्क जिसका मिस वर्ल्ड हमेशा बनती है, वो भी परेशान है अब तो। होगो चैवेज़ का नाम नहीं लिया आपने, मिस वर्ल्ड का नाम लिया। जाहिर है, अब होगो चैवेज़ तो एक पर्सनालिटी है। ये बताएं कि गुड न्यूज़ तो है ऑफ कोर्स, एंड दिस इज समथिंग जिसका हम इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। अगर हम बात करें जी 40,000 के लेवल को, तो वो तो लगता है कि इन द डेज टू कम शायद बेस्ड ऑन दैट ये नेक्स्ट वीक आप देख लोगे। आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये बताएं कि जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो हमने मीट की है, इट इज़ बेस्ड ऑन, आप समझते हैं कि जो बेहतर सिनारियो वही है, या कुछ और भी क्राइटेरिया? ख़ास तौर पे हम मार्केट में जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, जो नई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, देखिए यही अफसोस है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रही है। या जो लॉन्च हुई थी पिछले 50 साल से, वो भी बंद कर दी गई है। आप ये देखिए ना, ऑप्शंस और ये हम पिक एंड कॉल की बात कर रहे थे, मैं और मेरे जैसे कोई 10 ब्रोकर्स आज से नहीं, लेट 80s से ऑप्शंस का काम कर रहे हैं अनऑफिशियली। वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से करते थे। वो ये कह रहे थे हम लेकर आएंगे कंप्यूटराइज, नहीं आया, ठीक है। फॉरवर्ड फ्यूचर लेकर आए तो 2000 आई थिंक 8-9 की बात है जी, काफी बहुत उनने कहा नहीं आया। अभी आप ये देखो ना कि आपके अभी तक आपके फॉरवर्ड और फ्यूचर क्यों नहीं चल रहे, उससे डेप्थ ही नहीं है। आप प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकते हो। आप एक पर्टिकुलर देखेंगे कि एक पर्टिकुलर दिन आता है जब एक सौदा वादा बंद हो रहा होता है, दूसरा खुल रहा होता है, तो उसको सब बेच रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली चाहे जितने अच्छे रिजल्ट हो, कैपिटल मार्केट नीचे आ जाती है। फिर आपके माइक्रो लेवल के अलावा मैक्रो लेवल पर ये पॉलिटिकल सिनेरियो का इम्पैक्ट बहुत आता है, जैसे दुनिया भर में आता है, और ये टेररिज्म का एक्टिविटी का भी बहुत आता है। अभी आप देखें ना कि ब्रिटेन का जो एग्जिट हुआ है, ये आपको एक ये सिनेरियो नहीं होगा, अभी बहुत होंगे ऐसे। भाई कई कंट्रीज पहले से ही नहीं चाह रहे थे, और ये EU वाले कई को चाहते भी नहीं थे कि ये आए, ठीक है ना, और वो सब की मुश्किलात आएंगी अभी। वो आप सही कह रहे हैं कि देखें, बरतानिया ने तो दरख्वास्त दी थी 1963 में भी, 1967 में भी, कि वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ EU। दोनों एप्लीकेशंस मुस्तरद हो गई थी ना? जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर जाके हुआ। लेकिन ये जो ब्रेक्सिट वोट है, आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमने देखा, देखिए यूके में तो देखा कि 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स वाइप आउट हो गए, एक ही दिन में हो गए, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या लॉन्ग टर्म? अभी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, कुछ तो कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि एक और रेफरेंडम हो, इसलिए कि वहाँ पे फिर एक नई मूवमेंट का सिनारियो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्पैक्ट हमारे, देखिए जब हम अपनी मार्केट की बात करते हैं, आज भी मैं मार्केट की बात करूँ तो हमें कहते हैं, बल्कि कल देखें ना, कल अगर एक ज़बरदस्त इंक्रीज़ देखी और आज भी हम देखें कि पॉजिटिव टर्म में मार्केट खुली है, तो क्या चीज़ कि जी देखें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, जो पॉजिटिव सिनेरियो, उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे बिल्कुल है, ये तो आएगा, ये आएगा। लेकिन देखिए अब जो यूरोप है ना, ये अभी जो यूनाइटेड हो रहा था ना, मेनलैंड और ये आइलैंड ही है ना इंग्लैंड, तो मेनलैंड ने भी अपना अब दिखा दिया है कि जर्मनी होल एंड सोल उधर का पावर हाउस हो जाएगा। एक्चुअली है। अभी मैं थोड़े दिन पहले पेरिस में था, आप हर तीसरी शॉप को देखेंगे टू लेट हुई है। नई इकोनॉमीज चल रही है, यूरोपियन इकोनॉमीज भी प्रॉब्लम है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, फ्रांस की इकोनॉमी बिल्कुल, और नहीं चल रही है अभी, परेशानियां इनकी शुरू हुई है, अभी तो ये कहानियां चलेंगी। मैं आपको कहता हूँ ये एस्टोनिया, लातविया, ये क्या, दे डोंट हैव एनी प्रोडक्ट टू सेल एक्सेप्ट टूरिज्म। वो जब लोगों के पास सेविंग होगी तो टूरिज्म होगा। अच्छा, उधर का टूरिज्म इतना एक्सपेंसिव है कि लोग भी हमेशा कोशिश करते हैं कि इस एरिया में है। पाकिस्तान तो चलो अभी भी नो गो एरिया में है, लेकिन आप देखो कि टूरिज्म ऑल टाइम हाई हो रहा है। मिडिल ईस्ट का जो टूरिज्म था वो जा रहा है फार ईस्ट में। तो ये सब चीज़ें भी एक बिल्ड कर रही है नई इकोनॉमीज, नए। अब आप देखें कि हम कम्पीट कर रहे थे मलेशिया से एक टाइम में,
एशियन टाइगर में। अब वो रियल में टाइगर बन गए, हम तो कुछ भी नहीं बने। तो अभी वक्त है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के सही फिगर्स है वो देना शुरू करे हुकूमत। इतने बड़े ड्रीम ना दिखाए जो ना अचीवेबल हो, और जो फिगर्स हो उस पर जो डाउट अपोजिशन करवा देती है, वो अपोजिशन के पास कोई सॉलिड पेपर्स हैं जिसकी वजह से वो डाउट दे देती है। और हमारे और आपके दरमियान जब हम बात करते हैं तो हमें इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच नजर आता है, एक्चुअली है वो बहुत ज्यादा है। और वही आप देखें कि इस वक्त ईद के टाइम में एटीएम्स फेल हुए हैं, लोगों की सेविंग के लिए एक दिन बैंक खुला रहा। यार लोग तो यकीन करें, ये कह रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह तो दिया कि 9 तारीख को 9 जुलाई को बैंक्स खुलेंगे, लेकिन सैटरडे को बैंक्स किसी का भी चेक जो वो ओब्लाइज करते ही नहीं है। तो अगर मंडे को आपने जमा कराया था 4 तारीख को, तो 9 को आपको नहीं मिला, वो फिर 11 को ही मिला। तो माशाल्लाह से आपका बिजनेस तो ठप हो गया ना। ये सोचते नहीं है आप। हमारी कैपिटल मार्केट की दीवार स्टेट बैंक की दीवार सेम है। आप कभी मवाजना तो करें आईक्यू का, तो उधर आपको लगेगा कोई बैठा ही नहीं है। नोबडी इज हमारे सामने जिस दिन ये हुकूमतें चेंज हुई और जो डॉलर और रुपये की पैरिटी तबाह हुई थी, इंटर मार्केट हम लोगों ने, इंटर बैंक जो होते थे वो हमने 4 पिप्स 5 पिप्स के फर्क पर धंधा देखा। 4-4 रुपए थोड़ी देखा है, 4 रुपए फर्क। और आपका स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है कि हमने कंट्रोल कर लिया, हमारी मार्केट के अंदर ही हमारे सामने इकोनॉमी ड्रेन्ड आउट हो रही थी। तो ये चीज़ों को कोई संभालने वाला होगा तो संभलेंगे। तो ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक के रेट में आपने जैसे कहा कि जी अगर इतना बड़ा फर्क है, हालांकि आइडियल तो ये कुछ पैसे होना चाहिए, मैक्सिमम 10 पैसे, ठीक है ना, या 20 पैसे। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, इसका इम्पैक्ट तो डायरेक्टली फॉरेन फंड्स को आता है, लाजमी आता है। हाँ, लेकिन अब ये है कि उनको फिर ये डिडक्ट कर लेते हैं कि भाई अगर आपकी करेंसी 5 से 6% डीवैल्यू होती है एवरी ईयर, तो जो रिटर्न है उसको एडजस्ट करके भी कितना ले जाते हैं। देखिए डबल डिजिट में रिटर्न्स नहीं है दुनिया में। आप क्या समझ रहे हो, अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील और ये ठीक है, इनकी टूरिज्म है और ये फुटबॉल खेलते रहेंगे, लेकिन इसका ये मकसद थोड़ी है कि अभी उनकी इकोनॉमी वाइब्रेंट है। हम कर सकते हैं वाइब्रेंट, लेकिन हो नहीं रही क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच है। अच्छा, ब्राज़ील की इकोनॉमी तो इस वक्त तो बड़े मसाइल में है ना वहाँ पे, हालांकि अब देखें ना वो ओलंपिक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वहीं के लोग उनके खिलाफ कर रहे हैं। फिर नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका, उनकी इकोनॉमी में मसाइल हैं। फिर यूरोप को अगर हम देखें तो यूरोप भी इस वक्त बड़े ही बुरे शेप में नज़र आता है, सिवाय जर्मनी की अगर हम बात कर लें जो चौथी बड़ी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हम कहते हैं, या फिर फ्रांस की आपने खुद बात करी। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो फॉरेन फंड मैनेजर्स हैं, अगेन वही बात कि हमें जो स्टेटस मिला है, उनको ये लगता है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर वी शुड मूव, क्योंकि और कहीं हमें ऐसा ज़बरदस्त सिनारियो नज़र नहीं आता जैसा कि पाकिस्तान में। देखिए एडवेंचरस फंड मैनेजर है ना, वो हमेशा ऐसी मार्केट ढूंढता रहता है, ठीक है ना, और वो बैठा होता है इस पर काम करता रहता है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी कर रहा होता है और काम भी करता रहता है। तो वो जो है वो ऐसी मार्केट्स को ढूंढ रहा है, उसको यही मार्केटें नज़र आ रही हैं, वियतनाम, थाईलैंड, अपना अब आप देखो ये अपकमिंग आ गए कंबोडिया और लाओस और ये सब, ठीक है ना, अब ये ऊपर आ रहे हैं। तो इनके बाद अगर वो कोई मार्केट्स देखता है जहाँ भी थोड़ी सी बेहतरी है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन और जो इंटरनल मार्केट्स हैं वो दिखा रही हैं कि उधर के रिटर्न्स अच्छे आएंगे। ये एडवेंचरस जो मैं आपको अभी कह रहा था, टेम्पल टन और ये लोग आज के थोड़ी आए हुए, 1990s से पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो ऐसे हैं कई जो इस रीजन को देख रहे हैं। और हम अगर आप यूं देखो तो कंपैरेटिवली हम लोग अब सेफ बैट में आ गए, क्योंकि हमारा ईरान से भी अभी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, हमने अफगानिस्तान से भी अभी 2 टॉक बात कर ली है, हमारा इंडिया से ये जो अभी कश्मीर का इशू है इससे पहले थोड़ा सा बेहतरी की तरफ था, नवाज शरीफ खुद स्टेप अप कर रहा था। लेकिन ये पाकिस्तान तो चाहता है कि तमाम पड़ोसियों के साथ, तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। इसी के देखिए हमने तो कभी भी अग्रेसिव मूड नहीं दिखाया ना, हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग कंट्री, पाकिस्तान तो हमेशा यही चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो द थिंग इज़ कि इस वक्त जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसको देखते हुए इन द डेज टू कम, एक तो इकॉनमी, दूसरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आप बिल्कुल बिल्कुल। और सीइंग इज बिलीविंग, आप देख रहे हो कि मार्केट की वाइब्रेंसी देख रहे हो। एक जो एक अहम चीज़ है कि देखें डिसीजन भी आ गया और हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन भी फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब रिटेल इन्वेस्टर्स, अभी जैसे आपने कहा सीडीएस अकाउंट्स हार्डली 55,000 है। फिर पूरे पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि जी रिटेल इन्वेस्टर्स की तादाद तो ब्रोकेज अकाउंट्स को भी मिला लें, म्यूचुअल फंड्स को मिला लें, 2.5 लाख, ठीक है ना जी बिल्कुल। हालांकि 23 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, ज़ाहिर है वही आप ही के पास इन्वेस्ट करते हैं ना मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स इन द डेज टू कम। हालांकि जो मूवमेंट चलाई, जितनी मेहनत की SECP ने, अब वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव थी वो तो अल्लाह ही जानता है, या फिर इसके साथ मिलके
हम देख रहे हैं कि NCCPL या CDC जो ये काम कर रहे हैं अवेयरनेस का, रिटेल इन्वेस्टर्स की तादाद क्यों नहीं बढ़ रही? मेन वजह है, आप रिटेल इन्वेस्टर को मोटिवेट करोगे जब आप उसकी लिक्विडिटी क्रंच को संभालोगे। आप उसको कह रहे हो कि तुम अपनी सेविंग से 100% यहाँ लगा दो, उसके पास पहले तो इकोनॉमी ऐसी चले कि सेविंग्स हो। ये मार्केट्स चलती है फील गुड एलिमेंट पर, आपको पता है, मैं हमेशा इसको प्रचार करता रहता हूँ कि फील गुड एलिमेंट ये होता है कि जब उसकी सेविंग होती है। क्यों मुशर्रफ के टाइम को कहते थे अच्छा टाइम, कि फील गुड एलिमेंट था मुशर्रफ की हुकूमत। उसके बाद मैं लोगों को अभी भी पूछता हूँ कि जिस तरह अमेरिकन पूछते हैं ना कि 9/11 पर तुम कहाँ थे, तो मैं हर एक से वो पूछता हूँ कि 27 दिसंबर को कहाँ थे 2007, क्योंकि वो गोली जो चली थी बेनज़ीर पे ही नहीं चली थी, पूरी इकोनॉमी पर चली थी। उसके बाद जो इफेक्ट्स आए उससे बहुत तबाहियाँ लाई। आप रिटेल क्लाइंट को एक ही वक्त में आप मोटिवेट कर सकते हो कि बैंकें उनको सपोर्ट करें, क्रेडिट सप्लाई उनको मिले, वो आकर कहें कि हाँ भाई हमारे पास जो इतनी रकम है, साथ कोई साथी चाहिए जो हमें एक पोर्टफोलियो बनाने का एक एलिमेंट दे। आप उनको नहीं दोगे तो नहीं आएंगे रिटेल क्लाइंट। अच्छा, आप लोग कहते थे अक्सर जब भी आप लोगों से मेरी गुफ्तगू होती थी कि यार देखें डिस्काउंट रेट अगर आप डबल डिजिट्स क्या 15% तक देखें, इसको यार सिंगल डिजिट में लें, अब तो अगर 5.75% पे है, तो इसको देखते हुए तो रिटेल इन्वेस्टर्स को तो लाजमी आना चाहिए, मार्केट आना चाहिए। लेकिन आप अभी ये देखें ना कि अभी एजुकेशन का लेवल तो देखें आप, अभी ये जो ईद के इंसिडेंट्स हुए हैं, जो ये एरिया पर जैसे ये जो समंदर की तरफ लोगों का था, उसमें आपको कहीं दूर दूर तक एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा कि वो बिजनेस को समझें। आप यही तो वो है, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अच्छी कॉलेजेस में जाकर देखें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हम लेक्चर सर्किट पे, उधर बच्चों को नहीं पता है कि क्या कैपिटल मार्केट है, कैसे रिटेल बढ़ेगी। देखें उधर, देखें बॉम्बे में मैट्रिक का लड़का जब मैट्रिक क्या होता है तो उसने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया होगा, वो IPOs देखना शुरू कर दिया होगा, वो बाहर खड़ा होकर पट्टी देख रहा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। यहाँ पर तो हमारी बिल्डिंग में लोगों को अभी तक कैपिटल मार्केट का नहीं समझ। आई अंडरस्टैंड। अब जैसे आपने कहा कि सेविंग के हवाले से चलें, अगर ठीक है फॉर एग्जांपल क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो सेविंग अगर है आपकी, अब पाकिस्तान का जब मैं सेविंग टू GDP रेट देखता हूँ दैट्स हार्डली 14 to 15%, इस वक्त भी देखूँ तो 14% है। बांग्लादेश आप देखें 28%, आप श्रीलंका 25%, इंडिया 32%। तो ये जो सेविंग टू GDP रेट है, आप समझते हैं कि हम जैसी इकॉनमी जो जिनका इकोनॉमिक मॉडल बेसिकली सेविंग ओरिएंटेड होता है, अमेरिका नहीं जो कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल, तो हमारी जैसी जो इकॉनमी, चाहे हम इंडिया की बात कर लें या फिर हम बांग्लादेश की बात कर लें या श्रीलंका की बात कर लें, तो जब लोगों की सेविंग ज़्यादा होती है तो इसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट पे आएगा लाजमी, बिल्कुल। लेकिन हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बहुत कम है, ठीक है। और ये आप फिनोमेना पाकिस्तान के अंदर नहीं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनमें भी देखोगे कि द मिनट 80s की बात करें, द मिनट दुबई में किसी ने मजदूरों ने कुछ काम किया और बनाया तो वो उस टाइम वो बूम बॉक्स ले लेते थे, गाड़ी अच्छी ले लेते थे, एक अपार्टमेंट में नहीं रहते थे, अलग अलग। ये पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल है। हमारी सेविंग के लिए मोटिवेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ ही नहीं रही। मुझे और आप सेम एज ग्रुप है तो हमें याद है कि क्लास 5 में हमें HBL बैंक आती थी और अकाउंट खुलवाती थी। अब कौन सी स्कूल में देखते हैं कि वो बैंकर आया हो, उसको पहले खुद का पता नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है, बैंकिंग ही नहीं जानते वो लोग। तो ये जो लोग थे जो इसको मोटिवेट करते थे, आगा हसन आबदी जैसे HBL के पुराने ओनर्स, जो UBL चलाते थे वो आते थे, आपका एक कार्ड बनता था जिस पे आप दिखा रहे हो कि मैंने 10 रुपये जमा किए ना फिर विड्रॉ किए। बैंकिंग सिखाई नहीं रहा किसी को, तो वो वही के वही है। आप मैनेजर्स के लेवल की बैंकिंग देख लो आजकल पाकिस्तान में जो चल रही है, पता ही नहीं उनको। अब आप पूरी दुनिया को पता है कि ईद की कंजम्पशन के बाद ईद की छुट्टियों में सबको कैश चाहिए होगा, सबको क्रिस्प नोट्स चाहिए होंगे, प्रिंटेड क्रिस्प नोट्स, ताकि वो सबको बांटें, एक खुशी का लहर दौड़े। एक मुल्क जो हमेशा अफसरदा रहता है, परेशान रहता है, फेस्टिविटी नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोई बैंक ने कहीं पर भी किसी को भी आउटलेट ही नहीं दिया, और वो आउटलेट नहीं हुआ तो आज भी देखिए कि वो जो ईदी की एक इकोनॉमी चलती थी देने और लेने की, वो ठुस है, और यही लिक्विडिटी क्रंच डरा रहा है हमें। आई अंडरस्टैंड। अब इन द डेज टू कम बेस्ड ऑन ऑल द एक्टिविटीज़, जैसा हम अभी कह रहे थे कि जी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, आप क्या सजेस्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज
फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या एज अ लीडिंग ब्रोकर, क्या सजेस्ट करते हैं कि अवेयरनेस के लिए अब किसको आगे आना पड़ेगा? मैं तो देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से SCCP के भी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो लोग जाके अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं, और मैं खुद विटनेस कर चुका हूँ NCCPL की वजह से की तरफ से भी और CDC की तरफ से भी काफ़ी जगहों पे, चूँकि ज़ाहिर है बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उन जगहों पे जाके देखता हूँ कि इन लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस सेशन, और फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट को मैंने तो विटनेस किया है, जितने इन्विटेशन कार्ड्स मुझे आए हैं जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, कि वो अवेयरनेस तो बेसिकली कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उसका इम्पैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ ग्राउंड रियलिटी देखो ना। आपने लेक्चर दे दिया और PC में खाना कर लिया और एक एयर कंडीशन जगह पर 4 जर्नलिस्ट को बुला लिया, दोस्तों से मुलाकात कर, हाँ ठीक है, और वो खाने में कहा भाई जल्दी जल्दी कबाब लाओ, क्योंकि इनको वेजिटेबल्स भी नहीं चलते हैं, ठीक है। और यही मैं कहता हूँ कि ये अपनी बॉडी को नहीं संभाल सकते, ये किसको अवेयर करेंगे, यू नो। तो मैं कहता हूँ ग्राउंड रियलिटी है कि ये पेपर इनको इंग्लिश में नहीं छापने हैं, ये पेपर इनको उर्दू में छापने हैं। That is a point. Zafar, it was wonderful having you. Thank you. Thank you so much for your time. Well, नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।